बेगूसराय जिला अंतर्गत साहेबपुर कमाल प्रखंड के समस्तीपुर में जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्यप्रकाश नारायण ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश सरकार में अपरोक्ष रूप से युवाओं, मजदूरों, महिलाओं और किसान का शोषण का सिलसिला चल रही है। इस बैठक का अध्यक्षता माननीय डॉक्टर राममुद्रा शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनतांत्रिक लोकहित पार्टी ने किया। इस बैठक में सर्वसहमति से ललन कुमार रंजन को जिला अध्यक्ष मनोनीत भी किया गया। जिला अध्यक्ष ने पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया और इसी के साथ बेगूसराय जिला अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी देकर चुनाव लड़ाने को लेकर आम जनता के घर घर पहुंचने का भी और समाज को जागरूक करने की भी बात कही। प्रदेश अध्यक्ष ने महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई। उन्होंने जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का हाथ मजबूत कर विधानसभा में भेजने का अपील भी किया है। इस बैठक में सैकड़ों लोग और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट में। सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। मैं सत्यप्रकाश नारायण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनतांत्रिक लोकहित पार्टी। आज की जो बैठक था सर, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग पंजीकृत पार्टी हैं और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आज ये बैठक रखे थे और हम चाहते हैं कि बेगूसराय की सभी सीटों पर हमारा पार्टी कैंडिडेट। सबसे बड़ी बात है कि हम इस बिहार में हमारी पार्टी का स्थापना काल से ही एक रूप रहा है कि कांग्रेस भाजपा के विरोध में राजनीति करना है और बिहार में जो भी सत्ताधारी दल हैं या जो भी विपक्ष में या तो कांग्रेस के गठबंधन से हैं या भाजपा के गठबंधन से हैं। इसलिए बिहार के स्थानीय दलों का भी जो भी सत्ता में है और विपक्ष में है उनका भी विरोध करने का एक राजनीति का एक माहौल हम लोग चला रहे हैं और इसी में आज बेगूसराय हम पहुँचे हैं और मुझे उम्मीद है कि कम्युनिस्टों का गढ़ कहे जाने वाले इस बेगूसराय में जब हिंदुत्व का झंडा बुलंद हो सकता है तो जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के नौजवानवाद और विकासवाद का भी झंडा बुलंद हो सकता है, क्योंकि यह धरती परिवर्तन चाहती है। अगर परिवर्तन नहीं चाहती तो कांग्रेस के गढ़ में, कम्युनिस्ट के गढ़ में हिंदुत्व का झंडा बुलंद नहीं होता। लेकिन यह हिंदुत्व का झंडा भी झांसेबाजी है, चालबाजी है और केवल सत्ता में चिपके रहने का एक षड्यंत्र मात्र है, क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं। ये जीतेंगे तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आरजेडी जीतेगी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार हैं कि जो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको सत्ता में कैसे बने रहना है, कैसे दल बदल करना है, ये नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इस पूरे जब दलीय संकल्प जब कमज़ोर होगा तो बिहार का विकास भी कमज़ोर होगा। अब तो आधारभूत संरचनाओं में घोटाला भी समझ में आ रहा है। 19 पुल इस राज्य में गिर जाते हैं। इसलिए हम बदलाव के बयार को बहाने के लिए बेगूसराय की धरती पर आए। सर, आपकी पार्टी जो है सर, बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्र है सर। 7 विधानसभा क्षेत्र में सर किस लेवल की उम्मीदवार को आप दे रहे हैं? हम बेगूसराय जिले में साम्यवाद को आधार मानकर आर्थिक आंदोलन को अपना विषय मानकर समाज के निचले पायदान पर खड़े युवा लोगों को हम मौका देंगे और हमारा 7 विधानसभा में कमोवेश संगठन है। जी सर, आपकी पार्टी सर बेगूसराय की किस विकास की ओर सर कुछ योजना होगा सर, क्योंकि बेगूसराय की औद्योगिक एक नगरी है सर। बेगूसराय भारत की आज़ादी के बाद बेगूसराय को एक औद्योगिक नगरी बनाया गया और इसको अगर बरकरार रखा जाता तो कानपुर आज इतनी बड़ी औद्योगिक नगरी नहीं बनती। बेगूसराय के गंगा के इस पार बरौनी और गंगा के उस पार मोकामा दोनों औद्योगिक क्षेत्र था। इस दोनों औद्योगिक क्षेत्र को 1990 के बाद बर्बाद कर दिया गया। सारे उद्योग में जंगल झाड़ उगे हुए हैं। साथ ही साथ यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी। बेगूसराय की मिट्टी
3 फसल दे सकती थी। बेगूसराय की जो मंडी है उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ नहीं है। आज भी शेखपुरा, बरबीघा, लखीसराय का हरा मिर्च, अदरक और लहसुन का सबसे बड़ा मंडी बीहट और बेगूसराय माना जाता था। आज उस मंडी में अदरक गायब है, लहसुन गायब है, हरी मिर्च गायब है। साथ ही साथ ओल का, जो हम लोग कहते हैं कि एक टाइम में ओल उपजता है, ओल की सबसे बड़ी मंडी बेगूसराय थी। बहुत कम लोगों को, युवा पीढ़ी को जानकारी नहीं होगा। बेगूसराय से ओल का दक्षिण भारत में भी सप्लाई होता था। आज ओल आपको बेगूसराय की मंडी में गायब दिखेगा। तो हम किसानों के साथ साथ औद्योगिक विकास की भी बात बेगूसराय में करेंगे। युवा उद्यमी, युवा किसान हमारा मूल मंत्र है। हम युवाओं को रोजगार की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन युवाओं को स्वरोजगार की बात कर सकते हैं और किसानी से उनको करोड़पति बनाने का रास्ता केरल और बंगलौर के किसानों की तरफ दिखा सकते हैं। जी सर, आपकी पार्टी अभी छोटी पार्टी है सर। बेगूसराय के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सभी को देखते हैं सर राजनीतिक नज़रिए से, तो वहाँ जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और अपना अपना जितने भी पार्टी हैं सब अपना अपना कैंडिडेट जो है सो जाति के आधार से ही वहाँ देते हैं। सर इस पर आप क्या कहें? अपराध और शादी के लिए जाति बहुत अच्छी लगती है। अगर अपराध कर्म करना हो तो जाति बहुत अच्छी है, शादी करना हो तो जाति बहुत अच्छी है। वरना कोई बता दे कि हम जाति के अफसर के पास गए और मेरा कल्याण हो गया, जाति के मंत्री के पास गए और मेरा कल्याण हो गया, या उसी जाति की बदौलत हम करेंगे। हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति में हर एक जाति समाज के लिए कर्म का विभाजन था। उस कर्म के विभाजन के बदौलत हम लोग समाज, गांव देहात में, कस्बे में खुशहाल जिंदगी जीते थे। आज के युवाओं को तो बस इतना ही समझाना है कि उस जाति से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है जब तक दूसरी जाति को जोड़ोगे नहीं, और जब दूसरी जाति को जोड़ने कहेंगे तो जातिवाद की भावना कमजोर पड़ेगी। दूसरा बात है हिंदुत्व या मुस्लिम तुष्टीकरण। हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण हम स्पष्ट मानते हैं कि यह सत्ता पाने का एक षड्यंत्र मात्र है। वरना इस देश का हिंदू हृदय सम्राट योगीनाथ आदित्य अपनी माँ और बाप के श्राद्ध में नहीं जाता है। नरेंद्र मोदी अपने पिता की मृत्यु के बाद बाल का मुंडन नहीं करवाता है। इस देश में स्मृति ईरानी पारसी होते हुए भी हिंदू पर भाषण देती है। अमित शाह जैनी होते हुए भी, अफगानिस्तान मूल का आदमी होते हुए भी हिंदू धर्म पर भाषण देता है। यमन मूल का अंबानी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा रक्षक बनता है। तो हिंदुत्व को तो समझना होगा। हिंदुत्व मेरा